प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका ने चीन में निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे चीन बिलबिला उठा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार अपने मुखपत्रों के जरिए अमेरिका को जमकर कोस रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर इसे अमेरिका का गलत फैसला बताया है। उसने इस फैसले को तुरंत वापस लेने और निवेश प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि इस फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही नुकसान होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अमेरिका से अपने गलत फैसले को तुरंत वापस लेने, चीन में निवेश प्रतिबंध हटाने और चीन अमेरिका आर्थिक सहयोग और व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का आग्रह करता है। चीन स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगा और दृढ़ता से अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसने अमेरिका के समकक्ष इसके खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया है। चीन ने दावा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के भेष में अमेरिका का असली उद्देश्य चीन के विकास के अधिकार को छीनना और अपना आधिपत्य बनाए रखना है, जो शुद्ध आर्थिक जबरदस्ती और तकनीकी बदमाशी है। अमेरिका ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन एक कार्यकारी आदेश जारी करके सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े 3 प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीन में अमेरिकी प्रत्यक्ष निवेश को सीमित या प्रतिबंधित कर देंगे। चीन को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बादशाह चीन की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन चीन उल्टा ही अमेरिका को धमका रहा है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और श्रमिकों को नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका उसकी प्रौद्योगिकी की नाकेबंदी करना चाह रहा है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। आइए हम ताइवान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ताइवान, जिसे चीन अपना कट्टर दुश्मन मानता है, भारत जिसे वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी करार देता है, दोनों ही इस समय एक वजह से उसकी आंखों में खटक सकते हैं। वजह है भारतीय सेनाओं के तीनों रिटायर्ड चीफ्स का ताइपे में होना। भारतीय सेना के पूर्व मुखिया जनरल रिटायर्ड एम नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रिटायर्ड करमबीर सिंह इस समय ताइवान की राजधानी ताइपे में ये तीनों पूर्व प्रमुख केटागलन फोरम की तरफ से आयोजित 2023 के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ताइपे में है। माना जा रहा है कि ये तीनों ही यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे समय में जब चीन लोकतांत्रिक देश ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, इसके आसपास सैन्य ताकत बढ़ा है, इन तीनों पूर्व प्रमुखों का ताइवान में होना उसे हैरान कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इन तीनों के ताइवान में होने से भारतीय सेना किसी बड़े संकट से निपटने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसा लगता है भारत सरकार और सेनाओं ने हमेशा से ही ताइवान के लिए पारंपरिक रूप से सतर्क रूप अपनाया है, मगर अब शायद वह इस दिशा में ठोस तरीके से आगे बढ़ने में विचार कर रही है। भारत की तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख ताइवानी नेतृत्व के विभिन्न हिस्सों के साथ जुड़ने और भारत के विचार व्यक्त करने के लिए ताइपे में हैं। ताइपे में भारतीय सेना के 3 पूर्व प्रमुखों की मौजूदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इनकी मौजूदगी को ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता पर भारत के रुख की ओर इशारा बताते हैं। ये बात भी दिलचस्प है कि भारतीय सेना का पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय से लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास बाकी जगहों पर PLA के साथ टकराव जारी है। PLA ने LAC की स्थिति को बदलने के लिए कई बार घुसपैठ की है। भारतीय सेना यह मानती है कि ताइवान में संघर्ष का भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसे सरकार के एक वर्ग की राय है कि चीन की आक्रामकता रणनीति के खिलाफ ताइवान का समर्थन किया जाना चाहिए। ताइवान की तरफ से लगातार उसकी सीमा पर चीन के दावे को खारिज किया जाता रहा है, लेकिन चीन ने भी हमेशा यही बात कही कि वह सेना के प्रयोग से इस पर कब्जा करेगा। रक्षा और रणनीति के जानकारों की माने तो चीन अगले 3-4 साल में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि ताकतवर पीपुल लिबरेशन आर्मी कि नौसेना, वायुसेना हवा में और ताइवान स्टेट में सैन्य युद्धाभ्यास के साथ साथ नियमित रूप से धमकी भरे इशारे करना जारी रखेगी। आइए हम अमेरिका के बारे में बात कर लें। हवाई के माउई काउंटी में लाहाना के जंगलों में भीषण आग लगने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। माउई काउंटी ने बुधवार शाम अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में ये जानकारी दी। बयान के मुताबिक दक्षिण की ओर से गुजर रहे डोरा तूफान के कारण जंगलों में लगी आग भड़क उठी, जिससे कई कारें जल गई तथा कई ऐतिहासिक इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इसने बताया कि रात भर आग की लपटें उठती रही, जिससे जान बचाने के लिए बच्चों और वयस्कों को समुद्र में घुसना पड़ा। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि आग की वजह से 271 ढांचे क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए तो दर्जन लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने हवाई के माउई द्वीप के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए सभी उपलब्ध संघीय संसाधनों का उपयोग करने का आदेश दिया है। इस आग में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति ने कहा कि तटरक्षक बल और नौसेना भी इस बचाव कार्य में सहायता कर रही है। आग से निपटने के लिए नौसेना की ओर से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है, जबकि हवाई नेशनल गार्ड ने आग बुझाने और खोज एवं बचाव कार्य के लिए चीनू हेलीकॉप्टर को तैनात किया हुआ है।
बाइडेन ने कहा कि परिवहन विभाग द्वीप में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए वाणिज्यिक एयरलाइंस के साथ काम कर रहा है। वहीं आंतरिक और कृषि विभाग आग बुझाने के बाद राहत का प्रयासों में सहायता करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ने अपने बयान में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और बहादुर अग्निशामकों और बचावकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है जो लगातार इस खतरे से लड़ रहे हैं। माउई काउंटी ने बुधवार दोपहर को सोशल मीडिया पर बताया कि अग्निशमन दल लाहिनी, पुलेहू और दूरदराज के इलाकों में आग को काबू पाने का प्रयास कर रहा है। काउंटी ने बताया कि 2100 से अधिक लोगों को रात भर 4 आपातकालीन आश्रय गृहों में रखा गया है, जबकि 2000 अन्य यात्रियों को काउलुई हवाई अड्डे पर ठहराया गया है। लाहिना पर्यटन स्थल के वीडियो और तस्वीरों से पता चलता है कि माउई के जंगल में लगी आग ने इस ऐतिहासिक शहर में भारी तबाही मचाई है। चलिए अब हम भारत के माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लें। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटर्स को साइबर हमलों से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए खास चक्रव्यूह रचा है। इसके लिए मंत्रालय माया का इस्तेमाल करेगा। दरअसल मंत्रालय अपने कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हटाकर स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया को इंस्टॉल करेगा। मंत्रालय के मुताबिक ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम माया साइबर खतरों से बचाता है, साथ ही सुरक्षा को बढ़ाते हुए एक परिचित इंटरफेस उपलब्ध कराता है। मंत्रालय ने बताया कि स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया प्राचीन भारतीय रक्षा रणनीति से प्रेरित एक सुरक्षात्मक सुविधा चक्रव्यूह का इस्तेमाल करता है। इसे साल के अंत तक मंत्रालय में लागू कर दिया जाएगा, जिससे साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम होगी। थल सेना, नौसेना, वायुसेना भी माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार है। जानते हैं कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसे कैसे डेवलप किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया क्या है? स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया अपने कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित नया ओएस है। यह ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह मुफ्त और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम माया का लक्ष्य विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा एक इंटरफेस और कार्य क्षमता उपलब्ध कराते हुए साइबर खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करना है। इससे यूजर्स को बेहतरीन और सुरक्षित अनुभव मिलेगा, हैकर्स को डेटा तक पहुंचने से रोकेगा। माया चक्रव्यूह नाम से एक फीचर के साथ आता है जो एक एंड पॉइंट एंटी मेलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये यूजर्स और इंटरनेट के बीच एक वर्चुअल लेयर बनाता है जो हैकर्स को संवेदनशील डेटा तक पहुंचने से रोकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम माया इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कैसे हुआ माया ओएस का डेवलपमेंट? स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया का डेवलपमेंट 2021 में शुरू हुआ था। इस दौरान भारत को विदेशी जमीन से कई साइबर हमलों का सामना करना पड़ा था। हैकर्स ने कई अहम बुनियादी ढांचा और रक्षा प्रणालियों को टारगेट बनाया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बजाय स्थानीय ओएस के इस्तेमाल का फैसला लिया। माना गया कि स्वदेशी ओएस ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र यानी CDAC और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC समेत कई सरकारी एजेंसियों की विशेषज्ञों की टीम ने माया ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट पर काम किया। इस टीम ने ओएस के परीक्षण और सुधार के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों का सहयोग लिया। ये ओएस 6 महीने में डेवलप कर लिया गया था। उबंटू लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर, सर्वर और दूसरे उपकरणों पर चलता है। यह मुफ्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी इस्तेमाल और संशोधित कर सकता है। उबंटू का इस्तेमाल काफ़ी आसान और सुरक्षित है। यह काम मनोरंजन और शिक्षा के लिए कई एप्लीकेशन के साथ आता है। यूजर्स उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर से हजारों एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उबंटू को नई सुविधाओं और सुरक्षा सुधारों के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यूजर्स उबंटू को इसकी आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम पाकिस्तान की ओर चलें। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग हो गई है। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बुधवार देर रात मंजूर कर लिया। इससे वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगले आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया। अब पाकिस्तान में नई निर्वाचित सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार सत्ता संभालेगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति अलवी के पास भेजी थी। राष्ट्रपति अलवी ने बिना किसी देरी के अपनी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। निचले सदन के भंग होने के साथ ही मौजूदा सरकार का कार्यकाल भी समय से पहले खत्म हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी ने एक बयान में कहा कि निर्वाचित सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और उनके मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत संसद को भंग करने का संक्षिप्त विवरण प्रधानमंत्री को भेज दिया था।
तकनीकी आधार पर पाकिस्तान में चुनाव कराने की समय सीमा 2 महीने से बढ़कर 3 महीने हो जाएगी। दरअसल पाकिस्तान में नियम है कि यदि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा करती है तो चुनाव आयोग को 2 महीने के अंदर देश में नए चुनाव कराने होंगे। यदि असेंबली कार्यकाल पूरा हुए बिना भंग कर दी जाती है तो आयोग के सामने 90 दिन में चुनाव कराने की बाध्यता होती है, यानी उसे 30 दिन और मिल जाते हैं। राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही संसद भंग हो गई। अब चुनाव आयोग को चुनाव कराने के 90 दिन मिल जाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देश में जल्द से जल्द चुनाव चाहती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन जितना लंबा हो सके चुनाव ढालना चाहती है। राष्ट्रपति अलवी चूंकि इमरान की करीबी हैं, इसलिए शरीफ सरकार को संदेह था कि वह समय से पहले नेशनल असेंबली भंग करने का सरकार का प्रस्ताव नहीं मानेंगे, इसलिए उसने यह चाल चली। शहबाज शरीफ की इस सिफारिश के साथ ही पाकिस्तान में कार्रवाई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान में नियम है कि चुनाव तटस्थ सरकार के जरिए कराए जाते हैं, इसलिए नेशनल असेंबली के 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए सिरे से कार्रवाई सरकार चुनी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।